हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। हमारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज चालू है विच आर अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। आज के स्पेसिफिकली जो सवाल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इन पर्टिकुलर सवालों में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आज के वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो है हम आराम आराम से करेंगे, बिकॉज आज के सवाल टेक्निकल हैं थोड़े से, प्लस बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, आपको शायद ये जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, वो खास आपके लिए ही बनाया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंटेंट को। तो मैं चाहता हूँ आप जो है पूरा इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम बिगिन करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स फोकस एंड लेट्स डू इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, आई बिलीव इट कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पर्टिकुलर सवाल को करेक्टली मार्क किया होगा। ठीक है, देखो, अगर आप सोचोगे कि व्हाट इज शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, देखो करेक्ट आंसर पहले ना सवाल को समझो। सवाल किसके बारे में बोल रहा है? सवाल बोल रहा है जल जीवन मिशन के बारे में। हम्म अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में इससे पहले कभी भी सुना नहीं है। तो भी नो वरीज, आज आपके लेक्चर में आप आराम से एंड डिटेल में पढ़ोगे जल जीवन मिशन के बारे में। देखो, तो जल जीवन मिशन है वो किसके लिए है? जल जीवन मिशन बोलता है द 72% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, 72% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड टू हैव टू हैव द टैप वाटर सप्लाई, टू हैव अ टैप वाटर सप्लाई। ठीक है, एंड दे आल्सो टारगेट टू अचीव द 100% टैप वाटर बाय विच ईयर। ओके, तो अगर आप देखोगे जो टारगेटेड ईयर है अंगर जल जीवन मिशन, दैट टारगेटेड ईयर इज नथिंग बट जो हमारा अभी ऑनगोइंग जो हमारा साल चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन में हमेशा रखते हैं। ठीक है, कि इस साल तो हमें वो टारगेट अचीव करना ही करना है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टारगेट कौन सा है आपका? ये वाला 2024 का ये पर्टिकुलर टारगेट जो है वो सेट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो जल जीवन मिशन है उन्होंने बोला है द 72% रूरल टैप वाटर, ठीक है, कवरेजेस एंड आइज ऑफ 100% इन द ईयर 2024। ठीक है, तो ये जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, उसका टारगेट है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उन्होंने रखा गया था। ठीक है, लेकिन ये जो टारगेट है तो 100% टैप वाटर कनेक्शन का ही टारगेट था इन ऑल द रूरल एरियाज। बट ये देखा गया कि जो रूरल एरिया है स्पेसिफिकली फ्रॉम द झारखंड साइड हो गया, फिर आपका राजस्थान साइड हो गया, फिर आपका वेस्ट बंगाल साइड हो गया, तो इन साइड का जो रूरल एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेस वहाँ पे हमें ज़्यादा मिल गए, इसलिए, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो है द टैप वाटर कनेक्शन जो है वो बिलो द 40% ही रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है सेकेंड वाला, ग्रामीण स्पेसिफिकली, जो फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था, वहाँ पर भी हमने बोला था विच ऑल्सो एम एट डिक्लेयरिंग, ठीक है, ऑल विलेजेस ODF प्लस बाय द एंड ऑफ 2024। प्लीज रिमेंबर दिस टारगेट एज वेल। क्योंकि ये जो टारगेट्स है हमें आप मतलब अभी जो हमारा ऑनगोइंग साल चल रहा है उसी में जो है हमें कंप्लीट करवा करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ODF, व्हाट इज ओपन डिफेक्शन फ्री, है, उसे जो है हमें क्या करना है, अचीव करना है। नाउ, अगर आप पार्लियामेंट के डाटा के बारे में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट डाटा, out of 5.91 lakh villages in the country, out of 5.91 lakh villages in the country,
ठीक है। 3.18 लाख aspire to achieve the ODF plus status. ठीक है। And 1.3 lakh villages have already achieved their ODF plus status. So this is I can say very great, very good initiatives, and हमने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन हाँ, ये जो एस्पायर टारगेट्स है उनको भी हमें क्या करना है, कंप्लीट होना चाहिए। तो आई होप आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जल जीवन मिशन है इसके बारे में जो है और डिटेल में पढ़ो और डिटेल में लिखो। तो इसके भी इसलिए ना हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेटली नोट डाउन करके रखते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग जल जीवन मिशन। ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम announced by our PM from the Red Fort on 15th August 2019। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू सप्लाई अ पोर्टेबल टैप वाटर in adequate quantity, prescribed quality on regular and long-term basis to every rural household of the country by 2024। मतलब हर घर नल से जल। ये पर्टिकुलर टैगलाइन भी उस समय मुझे याद है कि ये पर्टिकुलर टैगलाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। कौन सी? हर घर नल से जल। ठीक है। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड यूटीज। मिशन कमांडर द जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आप फंडिंग देखोगे तो फंडिंग से में सेंट्रल एंड स्टेट हैज फंडेड इन 90 and 10 रेशो में। ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट है वहाँ पे तो 50-50 है। एंड जो यूटीज है वहाँ पे तो 100% इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंटर। यानी अगर कोई पूछेगा कि जल जीवन मिशन आपका कौन सा मिशन है, क्या ये सेंट्रल सेक्टर मिशन है या कि सेंट्रल स्पॉन्सर मिशन है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो रिमेंबर आप क्या बोलोगे, सर ये एक हमारा सेंट्रल, ठीक है, यानी कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है। दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मिशन विच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर मिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फंडिंग होगी आपकी, वो फंडिंग क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट में फंड कितना डिवाइड हो जाएगा, 19-10 का। ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट में भी सेम हो जाएगा। एंड स्टेट्स अगर नॉर्मल सेट है तो 50 रुपये एक अलग स्टेट से आएंगे, ये 50 रुपये एक अलग स्टेट से आ जाएंगे। ठीक है। एंड इसके उल्टा एक होता है जिसके बारे में चाहता हूँ आप याद करो। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। यहाँ पे छोड़ो, मैंने स्पॉन्सर मिशन लिखा था, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है। एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ये ऐसी स्कीम होगी जहाँ पर 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्कीम विल बिकम अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अगर, लेकिन हाँ, जल जीवन मिशन ऐसा नहीं है। जल जीवन में सेंटर भी पैसा दे रहा है प्लस स्टेट भी पैसा दे रहा है। ठीक है। इसलिए दोनों भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के दोनों उसको मार्क करके रखो। ठीक है। चलो, आई होप दिस इज बहुत डिटेल में हमने समझा है जल जीवन मिशन क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सोचना एंड फिर मार्क करना। ठीक है। दिमाग लगाओ, सोचो एंड फिर मार्क करो। थोड़ा सोचो। ऐसा हो सकता है कि बहुत बच्चे जो है वो पहली बार ही इस पर्टिकुलर सवाल को देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
ओके, चलो आई होप कि आप लोगों ने जो है आराम से पढ़ा है रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज अ फेमा। ठीक है, देखो फेमा क्या है, अगर आप जब यहाँ पे देखोगे वर्ड पढ़ो ना, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पजेज एज वेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि जो बाहर से ट्रेड हो रहा है, बाहर से कंट्री से जो पेमेंट आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग ही होगा। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट को क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका फेमा का, इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स है उसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज ट्रू। सेकेंडली, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट एम्पावर्स द आरबीआई टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द फेमा। तो ऑब्वियसली इट विल बी, ऑब्वियसली जो एक्ट होगा इसमें जो रूल्स रेगुलेशन होंगे किसके होंगे, आरबीआई के ही आपके होंगे। ठीक, आरबीआई ही इसको क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आरबीआई को क्या होगा, एम्पावरेशन आरबीआई को मिल जाएगा। सेकंड के लिए इट्स प्रोविजन अप्लाई ओनली, यहाँ पर एक वर्ड आ गया ओनली, टू रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। अब देखो ना यहाँ पर एक वर्ड है ओनली, जब भी ये ओनली वर्ड आता है तो वहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिमिलर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्यों रॉन्ग है ये मैं आपको आगे जाके बहुत बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें करेक्ट पूछा था, तो कितने करेक्ट है हमारे यहाँ पे, दो स्टेटमेंट क्या हमारे करेक्ट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ नोट्स बनाओ, और नोट्स किसका होना चाहिए, आपका फेमा का नोट्स होना चाहिए। सो गिव द हेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, गिव द हेडिंग फेमा। ठीक है, पहली बात तो देखो, फेमा को बनाया गया है 1999 में। ठीक है, स्पेसिफिकली आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया। बिकॉज जब पोस्ट लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनियां इंडिया आ रही थी, और इंडियन कंपनी भी बाहर जाने का उतना ही ज़्यादा प्रयास कर रही थी। तो उसी दरमियान जो है आपका फेमा बनाया गया, फेमा बनाया गया है। ठीक, स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो फेमा क्या है, फेमा एक सक्सेसर है। किसका सक्सेसर है ये, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का एक है आपके सक्सेसर है। ठीक है, जो कि एक 1973 में जो बनाया गया था। ठीक है, तो फेमा हैज रिप्लेस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन 1999। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, and in order to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो क्या करेगा, किसके साथ डील करेगा, दिस एक्ट स्पेशली डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज, ठीक है, एंड डीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर द आरबीआई, दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर द आरबीआई किसके लिए, to make a rules and regulation to carry out the provisions of the act. The violation of FEMA can result the penalties as well as the fines. Okay, the head office, the FEMA's head office is known as a ED and is situated in a Delhi. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट इज द हेड ऑफिस, फेमा's हेड ऑफिस का नाम क्या है आपका, द हेड ऑफिस नेम ऑफ फेमा इज अ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है आपका, दिल्ली में लोकेटेड है, एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द ईडी। ठीक है, नाउ मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर फिर कुछ एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी बोला है। ठीक है, ईडी जो होता है फिर जो फेमा है जो कि इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है, तो वो किसको कवर करता है, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, फिर किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो समझ लो कि इट्स एप्लीकेबल, okay, this FEMA rules, ED rules is applicable to whole India. It's applicable to whole India, and it is equally applicable to the agencies. It is equally applicable to the agencies and the offices which are located outside the India. तो ये नहीं कि बस इनसाइड इंडिया ही एप्लीकेबल है, जो आउटसाइड इंडिया है उसके लिए भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। क्यों आउटसाइड इंडिया को एप्लीकेबल क्यों है,
बिकॉज दिस आउटसाइड इंडियाज कंपनीज आर ओन और मैनेज बाय द इंडियन सिटीजन। ये जो कंपनीज है आउटसाइड, किसकी वाली आउटसाइड कंपनीज, विच आर ओन और मैनेज बाय द इंडियंस। ठीक है। हम इसमें क्या डील करते हैं, हम डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन सिक्योरिटी से। ठीक है। सिमिलरली द इम्पोर्टेशन में जो बाहर से मंगवा रहे हैं ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वही सिक्योरिटी होगी जो पब्लिक डेप्ट एक्ट 1994 में मेंशन की गई है। सिमिलरली कोई एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई है जिसकी कंपनी ओन करता है, वो कोई कंपनी ओन करता है जिसमें वो ओनर है 60% और मोर का, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। प्लस एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन द कंट्री और आउटसाइड, तो उसको लिए भी वो क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है। सो इट नॉट ओनली रिसाइडिंग वन, जो आउटसाइड वन है उनके लिए भी, इंडियन सिटीजन है आउटसाइड वन, उनके लिए भी ये क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई it is very crucial and I would say this is very important for all of you guys to be think about this particular laws, to be think about in this particular line। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखो एडी तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो कहीं से भी सवाल बनता है एडी के ऊपर। सिमिलरली जो आरबीआई है उसने अभी एक ड्राफ्ट बनाया है, स्पेसिफिकली ड्राफ्ट है, इसके बारे में भी हम ना डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे जब मैं इसके ऊपर सवाल लेके आऊंगा। ठीक है। तो आरबीआई ने भी एक ड्राफ्ट बनाया है फॉर स्पेसिफिकली किस लिए, देखो ये ड्राफ्ट लाइसनिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज पर्सन, ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट आरबीआई द्वारा भी बनाया गया है। ये ड्राफ्ट स्पेसिफिकली जो फेमा 1999 है इसके अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है। तो अभी तो हमने फेमा के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया है। ठीक है। लेकिन हाँ जल्दी हम क्या करेंगे, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा एक सवाल बना के डिस्कशन जो है हम आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है, डिटेल में पढ़ा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आपके पास रिवाइज हो जाए, अच्छे से आपके पास हो इसके नोट्स, इसलिए नेक्स्ट इजी है लेकिन सोच के मार्क करना। थोड़ा सोचना बिफोर मार्क द करेक्ट आंसर। नालसा का फुल फॉर्म पढ़ो। ओके चलो, आई एम जस्ट होपिंग कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सही जो है मार्क करके रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पहले को सवाल क्या बोल रहा है, आपको सवाल बोल रहा है कि जो फ्री लीगल सर्विस है, ठीक है, जो फ्री लीगल सर्विसेज होती है, वो फ्री लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइडेड की जाती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। ठीक है। जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है नालसा के अंतर्गत, ठीक है, उनमें से जो अबव मेंशन है वो क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम्म। देखो पहला क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ अ कोर्ट फीस, इसमें आ जाता है क्या, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस आएगा। प्लस प्रोवाइडिंग सर्विस टू लॉयर्स, यस। ऑब्टेनिंग द सप्लाई सर्टिफिकेट फॉर द कॉपीज ऑफ एन ऑर्डर, तो जो कॉपीज होती है क्या वो एडिशनल इसमें आती है क्या, यस इसमें भी आती है। प्लस प्रिपरेशन फॉर अपील, यस। सो ऑल द फोर जो आपके अबव मेंशन है सारे के सारे जो है आपके नालसा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन नाउ आई नो इट कि मेजोरिटी पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट नालसा, इसलिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए
नोट्स बना के रखे हैं। ठीक है, देखो पहले ना नालसा क्या समझ में लेते हैं, फिर पढ़ते हैं कि करंट में क्या हुआ था। नालसा जो को बनाया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, उसके अंतर्गत जो है नालसा को बनाया गया था। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज अ लोक अदालत फॉर एमिनिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। The prime objective of NALSA is a speedy disposal of a cases and reducing the burden on the judiciary। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में क्या है ना, जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो जुडिशरी को हेल्प करने के लिए, स्पेसिफिकली केसेस को जल्दी से डिलीवर करने के लिए हमने नालसा को जो है बनाया गया है। वन ऑफ द एम ये भी है नालसा का कि जो भी वीकर सेक्शन है तो वो भी तो आगे आ पाए। बहुत बार देखो, आप भी सोचो ना, बहुत बार हम लोग ना नहीं जाते हैं इन स्पेसिफिकली कहाँ पे कि जो आई वुड से कि जो हमारा जो लाइक कोर्ट है, कोर्ट को हम नहीं जाते। इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो हमें पता है कोर्ट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं आपके, महंगे होते हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर विधानसभा है जहाँ पर आपको फ्री लीगल एड मिलेगी, तो लोग भी प्रमोशन फील करेंगे वहाँ पे जाने के लिए, और हमारा जो जस्टिस है वो लास्ट माइल तक पहुँचने में हमें क्या मिल जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो नालसा है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नॉमिनेट किया है जस्टिस संजीव खन्ना को, जो कि सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ अ नालसा। तो प्लीज रिमेंबर, अगर ये भी सवाल आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट द्वारा किनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ अ नालसा। तो रिमेंबर, जो संजीव खन्ना है, पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नालसा का एक उद्देश्य ये भी है, नालसा क्या, हाँ इस सवाल आता है कि नालसा के अंतर्गत क्या क्या आपको मिलता है। नालसा के अंतर्गत आपको पहले मिलता है फ्री लीगल सर्विसेज, विच इंक्लूडेड कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड अदर चार्जेस पेएबल और incurred in connection with any legal proceeding. It also provides a lawyers in a legal proceeding. It also obtain and supply of certified copies of orders and other documents in a legal proceeding. ठीक है, the preparation of appeal paper book including like printing, translation of documents in a legal proceeding, ये भी वहां पर आ जाता है। देन नेक्स्ट आपका है कि पर्सन एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल, कौन से पर्सन है जो एलिजिबल है फॉर द नालसा। एट वेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। इसमें भी है बिलीविड की जो फीमेल्स है जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फील करती है कोर्ट में जाने के लिए, उनको तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना या फिर इन सब में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नालसा। देन मेंबर्स ऑफ SC/ST, then industrial workmen, okay, then victim of a mass disasters, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster and the disabled people। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ना इससे भी गो थ्रू कर लो, इसको भी मार्क करके रख देना। ठीक है, तो भाई इतने सारे लोग जो होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं किसके अंतर्गत, नालसा के अंदर। ठीक है, इतने, बट नॉट ओनली दिस पीपल, इतनी पीपल नहीं है। इसके साथ साथ जो लोग देखो, जो पर्सन इन कस्ट, देखो जस्टिस फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके अंतर्गत जस्टिस जाना चाहिए। फिर आप ना किसी को ये आप ये नहीं कर सकते हो क्या, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जस्टिस तो सबको चाहिए। ठीक है, तो पर्सन इन कस्टडी है उसे भी एप्लीकेबल है, पर्सन
whose annual income does not exceed a rupees 1 lakh. Okay. In the Supreme Court, the Legal Service Committee, they limit it at the 5 lakh. Okay. The victim of trafficking in a human beings or beggars, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, विक्टिम है ट्रैफिकिंग के, तो वो भी इनको मिलता है। फिर अब जो ये हम प्रोवाइड करें फ्री लीगल एड, इसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है क्या, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे मेंशन करता है क्या कि भाई आपको जो है जस्टिस प्रोवाइड करना है टू द फ्री लीगल एड? तो डेफिनेटली डेफिनेटली, जब हमारा संविधान ही जब बनाया गया था तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनाया गया था, ताकि मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी जो पीपल हैं, उनके पास क्या हो सके, उनके पास जो है चीज़ें पहुंच सके। इसलिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया था ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो इम्पोर्टेंट सबसे प्रोविजन है। पहला है आपका आर्टिकल 39A। तो जो आर्टिकल 39A है, दैट आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स अ फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंश्योर द जस्टिस फॉर ऑल। दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब आर्टिकल 39 जो होता है, वो जो है वो स्पेसिफिकली बात इसी के बारे में करता है कि भाई आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है टू ऑल पीपल्स इन योर कंट्री। सिमिलरली जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है एंड आर्टिकल नंबर 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी क्या करता है, इट मेक द ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट, इट्स अ ऑब्लिगेशन ऑन अ स्टेट। स्टेट क्यों ना कंपल्शन है भाई, इसलिए कौन सा कंपल्शन है, टू इंश्योर इक्वलिटी बिफोर अ लॉ एंड अ लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यानी नालसा जजमेंट या फिर नालसा जो प्रोविजन है, वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। और हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं इंडिया के, उनको जो है सारे प्रोविजंस का जो है लाभ उनको मिलना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, देखो क्या हमेशा हम ना एक चीज बोलते हैं, ठीक है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिले होना जस्टिस डिनाइड के जैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए, या फिर और एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि मतलब समय के बाद कहा गया सत्य भी असत्य ही होता है। ठीक है, समय के बाद मतलब जो समय है वहीं पे वो चीज़ बोलना इम्पोर्टेंट है, उसी मोमेंट वो चीज़ होना इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, ये जो तीनों टॉपिक जो हमने डिस्कस हम आज कर रहे हैं, ऑल दिस थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं मेरे साथ ही साथ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना फिर मार्क करना, थोड़ा सोचो फिर मार्क करो। यस, चलो, आई होप कि मतलब ऐसा तो आप में से कोई होगा नहीं ना कि जिसने पहली बार ये नाम सुना होगा। ठीक है, नाम तो कई बार सुना होगा ना। ठीक है, नाम तो जैसे बचपन से बड़े हो रहे हो, तो बचपन से जब बड़े होंगे तो ये नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है इंडिया में तो। ठीक है, तानसेन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने बेसिकली आपके जो सेटमेंट होंगे वो मार्क करके रखे होंगे। ठीक है, देखो पहला सेटमेंट क्या है, तानसेन इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग एंड इम्प्रूविंग, ठीक है, द प्लक, ठीक है, रबाब। ठीक है, यस, इज ए वेरी ट्रू।
बेसिकली ही इंट्रोड्यूस अ मियान की मल्हार राग. Malhar Rag is one of the very famous rag which is introduced by the Tansen. Very true. Okay. He was given a title Mian by Mughal Emperor औरंगजेब. तो ये ना बेसिकली आपको पता होगा, ये ना औरंगजेब नहीं है. ये किसके समय था? ये अकबर के समय था. किसके समय था ये? अकबर के समय था. ठीक है. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अकबर के समय ये था. इवन थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है. तो यू लेफ्ट विद ओनली टू स्टेटमेंट्स हैव बीन करेक्ट हियर. ठीक है ना. अब जानते हैं कि हम बीच में से तानसेन के बारे में पढ़ना क्यों स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देखो आप ना समझो, ऑल एवरीथिंग जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज अ सर्टन करंट लिंक्स. देखो इसका लिंक समझो अभी आप. अराउंड 1300 म्यूजिशियन प्लेड वंदे मातरम. ठीक है. ऑन टेबल टू एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट टेबल के ensemble during a 99th इंटरनेशनल तानसेन समारोह इन ग्वालियर. ये ग्वालियर में जो तानसेन का सेमिनार, तानसेन समारोह है, ग्वालियर में हुआ था 99th वाला. तब जो है ये चीज़ के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है. प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये स्टेटमेंट भी लिखो, अगर एग्जाम में आपको यहाँ से भी सवाल बन सकता है. ठीक है. तानसेन समारोह क्या है फिर? इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन म्यूजिकल लेजेंड श्री रमतानु रमतानु मिश्रा. रमदानु मिश्रा इज फेमसली नोन फॉर द तानसेन. तो सिमिलरली कोई सवाल भी पूछा कि लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ अ तानसेन. तो तानसेन का नाम क्या था आपका? रमतानु. ठीक है, मिश्रा. ठीक है. इट इज हेल्ड एन एवरी ईयर इन डिसम्बर इन ग्वालियर टू सेलिब्रेट द तानसेन. Tansen is an artist. The all artists and music lovers from all over the world gather here to pay the tribute. Now, who is a Tansen, or what is the fact regarding with the Tansen? Tansen was a prominent Indian classical music composer, musician, okay, vocalist, who is also known for a large number of okay, compositions. Also, an instrumentalist who popularized and improved the bulk rabab, okay, of Central Asian origin. Similarly, he was the Navratnas. तो सबको पता है कि अकबर के जो अकबर का जो कोर्ट था, वहाँ पे नवरत्नाज होते थे. ठीक है. एंड द तानसेन इज वन ऑफ द नवरत्ना. मल्हार राग, जैसे मैंने बोला अभी आपको, इज अ वेरी लेजेंडरी फेमस राग विच इज इंट्रोड्यूस बाय द तानसेन. ठीक है, मल्हार राग जिसे हम बोलते हैं. Okay, yeah, he has given a credit of introducing the some famous ragas, which is like a मियान की मल्हार, मियान की तोड़ी एंड दरबारी. ठीक है. तो जो पहले दो स्टेटमेंट है, दैट टू स्टेटमेंट है करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. औरंगजेब नहीं, इसका सही आंसर क्या था आपका? सही आंसर इसका अकबर ही सही आंसर था. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों में से भी कोई ना कोई तो म्यूजिशियन जो लाइक करता है, वो भी आगे जाके इसी तरीके से कोई अचीवमेंट जो है कर लेगा. ठीक है ना. आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने पेश है. यस, मैं चाहता हूँ अगेन थोड़ा सा सोचो एंड फिर ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर. ओके, चलो. आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप देखा जाए तो. ठीक है.
देखो पहला सवाल पढ़ते हो क्या है। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रोग्राम लर्निंग प्रोग्राम which of the following learning program was launched recently by recently by the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लर्निंग प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक है, किस लिए लॉन्च हुआ है? फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। किसके लॉन्च हुआ है स्पेसिफिकली? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। इन लाइन विथ अ गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे सबको पता है, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा भी है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो रिमेम्बर, प्रोग्राम का नाम क्या है इसका? विकास। नेम ऑफ द प्रोग्राम विकास इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ इसके थोड़े से नोट भी बनाते हैं। एट वेरी फर्स्ट हम याद रखो गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, प्लीज। मैं चाहता हूँ आप इसको लिख लो, जिनको भी पता नहीं है इसके बारे में। जो गुड गवर्नेंस डे है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वहां पर? बिकॉज इट इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, कब से मनाना स्टार्ट किया ये 2014 से हमने मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया है स्पेसिफिकली? इस बार जो है हमने विकास एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर द सिविल सर्वेंट इन ऑर्डर टू मेक अ गुड गवर्नेंस एज देयर हैबिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ विकास? विकास का फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है? Here V is stand for the variable, I stand for the immersive, K stand for कर्मयोगी, A stand for advance and S stand for support. So please this variable and immersive कर्मयोगी advanced support. Hmm? This is a program. It is a blended program with a I got। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म्स। एम हुई है द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ It's a focus on for the capacity building of middle management civil servant in a central secretariat। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ड्यूरेशन इट कंसिस्ट ऑफ 33 hours। इट इज consist of 33 hours। ठीक है, complemented by 30 hours of a online offline training session। ठीक है, तो 33 hours complemented by 30 hours of a offline training। Okay. It focus for the development of a functional, behavioral and technological competitiveness। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिविल सर्वेंट ही अच्छे होंगे तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई सच अ प्रोग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। नेक्स्ट, yes, again I want you guys to be think on this particular question and try to mark the correct answer। ओके, चलो, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो है सही आंसर इसका जो है मार्क किया होगा। ठीक है, देखो जब आपने सवाल पढ़ा, सवाल क्या है देखो, इंडियन ओशन नेवल इंडियन ओशन नेवल सिनोपिज्म 2023। पहला स्टेटमेंट क्या है देखो, इट इज अ वॉलंटरली इनिशिएटिव दैट seeks to increase the maritime cooperation among Indian Ocean के littoral states। तो विच इज ट्रू, वेरी जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके? इजी होते हैं। ओके,
Now, India was the chair of IONS at the inaugural edition. That is also true. This is knowledge based, but this is a true statement. What is correct answer आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मेरे साथ में इसके नोट्स बनाओ. ठीक है. देखो, पहले हेडिंग दे दो कि जो इंडियन ओशन नेवल सिनोपिज्म्स है. ठीक है. ठीक है. इनका 8वां एडिशन कंडक्टेड किया गया, वॉज कंडक्टेड बाय रॉयल नेवी एट बैंकॉक थाईलैंड में. ये पहली बात तो यही है. ठीक है. देन ये क्या है? एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है. द फ्लैग डिजाइन बाय इंडिया वाज सिलेक्टेड एज द IONS फ्लैग. फर्स्ट थिंग, इंडिया आल्सो टुक ओवर द co-chair of IONS working group. India was the chair of IONS inaugural edition in 2008. 8 में भी हम inaugural session में थे. India also scheduled to take over the chair in between 2025 से 27 तक during a ninth plan to be conducted in the end of 2025. Republic of Korea Navy was the latest observer. At present, the 34 countries, the 25 members, and 8 observers are part of this particular program. Okay, and that's why this is very important for all of you to be get remember. Now, next question. Yes, very easy question, but very tough. देखो, सवाल जो है वो टफ नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल बहुत जरूरी है. ठीक है. क्योंकि देखो ना, ये जो चीजें हम बहुत ज्यादा नोटिस कम करते हैं, इसलिए मैंने सवाल को स्पेसिफिकली आपके लिए डाल के रखा है. बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या होता है. ओके, इसका मीनिंग तो बताओ. देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ना, जब भी दो देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, वहां पर एक दूसरे के गुड्स के ऊपर टैरिफ ना लगाना, या फिर कोई भी ऐसे टैक्सेस नहीं लगाना जो कि एक अनवांटेड टैक्सेस है. ठीक है. तो उसके लिए जो है FTA साइन किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है. तो इंडिया ने हैज साइंड FTA. ठीक है. जो ऑफिशियल नेम है इंडिया आसियान कंट्रीज के FTA का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो क्या है? तो रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट. ठीक है. गुड्स एग्रीमेंट, दिस इज नाम जो है आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंटली याद रखना है. मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर समझाया भी है कि इंडिया and 10 members of ASEAN will begin a negotiation to modernize their decade and half old free trade agreement. देखो ना, हम आसियान के साथ एग्रीमेंट साइन तो करना चाहते हैं. ठीक है. बट देर आर सो मेनी इफ एंड बट्स होते हैं. ठीक है. बट हम अभी लगता है कि फाइनली कि हम इसके कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे जाएंगे जल्दी ही. ठीक है. अ, याद रखना, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किस एरिया के बारे में, बट नो न्यू एरिया सच एज एनवायरमेंटल, लेबर, MSME और जेंडर विल बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट. कोई नया, देखो मेन कर्ज हमारा लेबर का ही होता है जो, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे कि यहाँ पर भी उसको लेके नहीं आएंगे. Okay? India trade deficit with the region was 7.5 billion per annum when the pact was implemented, has okay, influenced the 43.57 billion. In 2022 days, India export to the region were valued at rupees 44 billion dollar, and its import were 87.57 billion dollar. तो सोचो, हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट.
दैट्स व्हाई वी नीड टू बी थिंक अबाउट विद ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। जब मैं बोल रहा हूँ आसियान के 10 मेंबर्स, तो व्हाट आर द 10 मेंबर, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली उनकी जो लिस्ट है आपको दे रखी है। ठीक है, तो डू लुक एंड इनटू दैट पर्टिकुलर लिस्ट। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। वैसे ये सवाल अगर आप देखोगे तो क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग सेंटर एक्सटेंडेड द ड्यूटी एग्जाम्शन ऑन इम्पोर्टेड, ठीक है, और इम्पोर्टेड लेंटिल्स। तो जो लेंटिल्स हम मंगवा रहे हैं उसके ऊपर एग्जाम्शन कब तक का दिया गया है, तो रिमेड करेंट आंसर क्या है आपका 31 मार्च 2025 का। ठीक है, देखो एक्सटेंडेड बोल रहा है ना, तो एक्सटेंडेड तो ये तो नहीं होगा ना, एक्सटेंडेड होगा तो। ठीक है, नाउ सेंट्रल हैज एक्सटेंडेड द इंपोर्ट ड्यूटीज एग्जाम्शन, ठीक है, ऑन मसूर दाल। ठीक है, मसूर दाल इसको हम लेंटिल बोलते हैं, मसूर दाल, बाय द अनदर ईयर टिल 31 मार्च 2025। ठीक है, द इंपोर्ट ऑफ लेंटिल्स इज बीइंग अलाउड ड्यूटी फ्री टू हेल्प टू कंटेन द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ पे दाल के रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ड्यूटीज लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और ज़्यादा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इनको जो हमने ड्यूटी फ्री बना दिया गया है। ठीक है, नाउ इन अ नॉर्मल कोर्सेस द imports attract 30% of a custom duties, including the expected imports during the November. The total imports of lentils during April-November stood at 11.48 lakh tons. ठीक है, that is again important for us. The production of lentils during 22 days stood at 15.8 lakh tons. आगे बढ़ते हैं। यस, मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सोचो आपको। सवाल इजी है, सवाल किसके बारे में बोल रहा है पहले वो सोचो। एक कॉइन स्विच का रिपोर्ट आया है, उसके अंतर्गत भारत का